राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चंस। आज हम जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसके सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है एक बार इसको मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक के साथ हम चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। डैश इज द प्रोविजन ऑफ स्मॉल क्रेडिट टू दोस who would have no other access to financial services। तो जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके उनके लिए जो प्रोविजन है स्मॉल क्रेडिट का, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो लोन, माइक्रो फाइनेंस, होम लोन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपको थोड़ा सा यहीं से हिंट से समझ रहा है, यहाँ पर हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं और छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस। अगर आपको नहीं भी पता था तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मतलब इस चीज़ को कर सकते थे। अब माइक्रो फाइनेंस के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फादर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसे बोलते हैं? तो फादर हम बोलते हैं उस इंसान को जो अभी बांग्लादेश के आंतरिक गवर्नमेंट का लीडर बना हुआ है। नाम है मोहम्मद यूनुस, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने ही ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दिया था, ये भी पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है, ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और साथ साथ इसी की वजह से इनको एक नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। कब मिला था? 2001 में मिला था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर हम माइक्रो फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा था, कहाँ पे बना था और कौन से साल बना था। साथ साथ इसकी गाइडलाइंस कौन देता है, इसकी तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई निर्धारित करता है, मतलब आरबीआई देता है, आरबीआई इशू करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट एमएफआई कौन सा था? वो थी सेवा बैंक या फिर सेवा के ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। कहाँ बना था? तो ये बना था अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। ये पता होना चाहिए। कब बना था? 1974 में बना था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें जैसे इसमें माइक्रो लोन की भी बात की तो माइक्रो लोन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये उन लोगों को मिलता है जिनकी इनकम जो है वो 3 लाख से कम है। और मैक्सिमम कितने साल के लिए मिलता है? 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। और कितना मिलता है, अमाउंट कितना मिलता है? तो आपको अमाउंट पता होना चाहिए कि लेस देन 1 लाख मिलता है, ठीक है। और मेन चीज़ की ये चीज़ याद रखनी है कि ये कोलेटरल फ्री होता है। इसमें कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि क्यों ऐसा है इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। क्योंकि इसका जो मोटिव है, मतलब इसका जो थीम है या फिर जो ऑब्जेक्टिव आप कह लो, मतलब इसका जो वो है प्रॉफिट इज़ नॉट द मोटिव। मतलब इनका जो सिद्धांत है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। जो स्मॉल लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो सालाना 3 लाख से कम है, उनकी हेल्प करना है, उनको लोन देके उनको हेल्प करना है ताकि वो आगे बढ़ सके। कोलेटरल फ्री होने का रीज़न यही है क्योंकि मतलब बहुत से लोग जो झिझकते हैं कि भाई लें या ना लें, उनकी भी हेल्प करना है। तो सब उस चीज़ को आप बोलते हैं माइक्रो लोन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करें, अगर आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे एक पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं मतलब 2 तरह के होते हैं, या फिर मतलब 2 से और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। जिसके एक को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और एक को बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जब 10 से 12 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर मतलब आपको पता होगा, आपने गांव में सुना होगा, 10 से 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो उनके बीच में एक चेन चलती है। वो मतलब कि जिसको अमाउंट कुछ पैसा निकालना है तो वो निकाल सकता है। फिर धीरे धीरे उसको मतलब कि प्रीमियम हर महीने, मतलब हर महीने कुछ कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वैसा
उससे क्या है, सब लोगों की एक तरह से हेल्प हो सकती है। सेम जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में क्या है, अगर 4 से 10 लोग का कोई ग्रुप है तो उसको हम जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर कंसिडर करेंगे। वहीं हम अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो आपको इसके मॉडल याद रखने हैं जो पूछता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी क्लासेस में बता रखा है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको उसका नाम बताऊंगा ताकि आप नेट पे सर्च करके उसके बारे में जान सके, क्योंकि ये आया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है SAPAP, SAPAP इसका फुल फॉर्म है, ये इसका नाम नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता करना है क्या है, किसके बारे में है ये चीज़। सेकंड है CDF मॉडल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है DWCRA मॉडल। ठीक है, ये 3 मॉडल जो हैं इम्पोर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन इसके बारे में बनता है कि कौन सा जो है किस में जो मेंबर होते हैं वो पुअर भी होते हैं, नॉन पुअर भी होते हैं, है ना। तो और मतलब कि क्या SAPAP का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता रखा है, तो इसके बारे में हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। The variation between a high air temperature and a low temperature that occur during the same day is called dash temperature। कहने का मतलब क्या है, आपने महसूस किया होगा, अगर आप सपोज ये हमारा भारत है, अगर आप यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, कोस्टल लाइन के आसपास रिसाइड कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि जो मौसम है थ्रू आउट द डे वो लगभग सेम रहता है, उतना ही एवरेज रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। वहीं पे अगर आप यहाँ दिल्ली साइड या कानपुर साइड या लखनऊ साइड यहाँ कहीं डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो गर्मियों के समय भी अगर नॉर्मल देखा होगा कि दिन में जो है 1-2 बजे के आसपास जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वहीं पे सुबह जो है 2-3 बजे टेम्परेचर मतलब इतना लो होता है कि कभी कभी ठंड भी लगने लग जाती है। तो ऐसा क्यों है, इसको क्या बोलते हैं? तो पहली बात इसको बोलते हैं डायरेक्शनल टेम्परेचर। ठीक है, और इसका मेन रीज़न है कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से। ये एक महाद्वीपता बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। वहीं ये चीज़ अगर आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ सेम चीज़ एटमॉस्फेयर में भी देखते हैं। जैसे मतलब सपोज ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ये इसके एटमॉस्फेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर जो है। तो आपने देखा होगा कि जब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन थर्मोस्फेयर, है ना। जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ठंडा मतलब अनुभव होने लगता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना 165, मतलब अगर 165 मीटर हम चलते हैं ऊपर साइड एल्टीट्यूड में, तो 1 डिग्री तापमान कम होता है। अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 6.5 समथिंग जो है टेम्परेचर की गिरावट देखने को हमें मिलती है। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये फिनोमेना जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्रीकल्चर शॉर्ट इज अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो अब देखो, आपने बहुत से नाम सुने होंगे, लेकिन आपने ये टर्म बहुत कम जो लोग जो हैं वो इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ की टर्म है, ये बेसिकली क्रिकेट की टर्म है। आपने देखा होगा जो सूर्य कुमार यादव उसको सुपला शॉट बोलने लगे हैं, पहले के टाइम पे दिलशान जो दिल स्कूप जिसका बहुत ऐड देखने को मिलता था वो मारता था, वो क्या है, एग्रीकल्चर शॉट है। ठीक है, तो मतलब इस तरह के जो अटपटे शॉट बोल लो या अतरंगी शॉट बोल लो, उनको हम एग्रीकल्चर शॉट बोलते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें देख रखी हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो बॉल होती है, क्रिकेट में जो बॉल यूज़ होती है उसका वेट कितना होता है और उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। स्टंप की हाइट कितनी होती है ये पता होना चाहिए। पिच कितनी होती है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं वो कितनी होती है। और आपको पता है क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है उसको ICC बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ हम और उसके टर्म्स भी देख लेंगे। तो पहले इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू क्रिकेट। तो वेट इसका लगभग 160 ग्राम के आसपास होता है।
ठीक है, 162, 163 भी बोल सकते हो आप। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो बॉल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 22.5 सेंटीमीटर होता है। स्टंप की हाइट 28 इंच होती है और पिच जो है 22 यार्ड की बनती है। अगर आपने गांव में भी क्रिकेट खेला होगा तो हम भी वही पैर से नाप के जो 22 यार्ड की पिच बनाते थे वो सेम वही है। तो ये चीज़ तो मतलब कुछ चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिकली पता होंगी। ठीक है, आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वहीं है जहाँ पे एशिया कप अभी खेला गया है, दुबई, यूएई में। ठीक है, ये चीज़ भी पता कर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें और टर्म्स की रिलेटेड टू क्रिकेट, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर शॉट, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिकेट में और कौन सी टर्म्स होती है, जैसे इनिंग्स होती है। ठीक है, और वाइड बॉल, नो बॉल, नो बॉल। ठीक है, फ्री हिट, अंपायर, विकेट कीपर, लेग बिफोर विकेट, एलपीडब्ल्यू, विकेट कीपर, ये सब क्या है, ये सब क्रिकेट की टर्म्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो इनिंग्स है ये टेस्ट क्रिकेट में यूज़ होती है टर्म, है ना। ये मतलब सब में भी होती है, पर टेस्ट क्रिकेट में 4 इनिंग्स होती हैं। ठीक है, दो, मतलब हर टीम को 2 चांस मिलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। 5 दिन का मैच होता है, हर दिन जो है लगभग 90 ओवर पर डे फेंके जाएंगे। और अगर आर की बात करें, घंटे की बात करें, तो 15 ओवर पर आर फेंके जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यूज़ करते हैं, कोकोबुरस की बॉल होती है वो, ये भी पता होना चाहिए। बाकी जो ओडीआई है, T20, उसमें हम वाइट बॉल क्रिकेट देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अभी अभी रिसेंटली एशिया कप भारत ने जीता है, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी न्यूज़ में तो अब बने ही हुए हैं, क्या ही आपको इसके बारे में बताएं। चलते हैं आगे। इन पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज द लोकल पावर दैट रूल्ड ओवर नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ। ठीक है, तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ में किस डायनेस्टी ने रूल किया, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वाकाटाका ने, मौखरी ने, मैत्रक ने या चालुक्य ने। तो ये हम ऑलरेडी इनके किंगडम्स के बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विदर्भ और महाराष्ट्र में किसका रूल था, वाकाटाका का। वाकाटाका के बारे में हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, हम जानते हैं इनकी चर्चा जो है, इनका एक रूलर था रुद्रसेन द फर्स्ट। इसकी चर्चा हमने देखिए कहाँ हुई थी, चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसकी शादी जो है वो इस रूलर से हुई थी। तो वहाँ पे हम वाकाटाका किंगडम के बारे में जानने को हमें मिलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए, इनके फाउंडर थे वाकाटाका किंगडम के, विंध्या शक्ति उनका नाम था। ठीक है, और वहीं हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे मैत्रक यहाँ पे हैं, वल्लभी इनकी कैपिटल थी। ठीक है, मौखरी की कन्नौज कैपिटल थी। ठीक है, ये चीज़। और ये वर्मन्स यहाँ पे हैं, वर्मास जिसे बोलते हैं। ठीक है, पुष्यभूति यहाँ थे, पुष्यभूति। और चालुक्य यहाँ पे, चालुक्य वैसे कि 3 चालुक्य बोलते हैं। ये बादामी के चालुक्य हैं, यहाँ पे व्यंग्य के चालुक्य थे। और अल्य चालुक्य के बारे में भी हम जानने को मिलता है। हमें 3 चालुक्य से पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं पे हम यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र वाले रीजन में, यहाँ पे इस साइड पे जो है वाकाटाका जो है किंगडम वो रूल कर रहा था, वाकाटाका। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री वो किंगडम जो है आगे भी बढ़ा है। आपने देखा होगा गुप्ता के साथ वो मिलके वो थोड़ा और आगे बढ़े हैं, है ना। तो ये चीज़ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर उन्होंने रूल किया है। वापस आते हैं, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौखरिस की, क्योंकि हम मैत्रक और चालुक्य के बारे में ऑलरेडी बहुत ही बात कर चुके हैं और वैसे भी वास्ट टॉपिक है। पर मौखरिस के बारे में हमें ज़्यादा चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है मैं दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। पहली चीज़, इनके फाउंडर कौन थे, तो मौखरी के फाउंडर थे हरिवर्मन। नाम याद रखना है, हरिवर्मन। ठीक है, इनके जो रूलर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मौखरी के किस रूलर ने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज का।
तो कौन थे? तो वो थे ईशान वर्मन। ईशान वर्मन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईशान वर्मन के बाद आए शर्ववर्मन। शर्ववर्मन, और इनको इस किंगडम का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौखरी किसको माना जाता है? शर्ववर्मन को। उसके बाद जो लास्ट रूलर थे वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमें ऑलरेडी हम उनके बारे में कंटेक्स्ट के बारे में जानते हैं। लास्ट रूलर थे ग्रहवर्मन। हाँ, वही ग्रहवर्मन जिसकी शादी जो है राजश्री से हुई थी, जो कि हर्षवर्धन की बहन थी, और जिनको गौड़ के जो राजा थे शशांक और एक और राजा थे, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उन दोनों ने मिलके मतलब इनकी हत्या करी थी। फिर इनको राजश्री को बंदी बना लिया था। फिर आपको पता है मतलब कैसी कहानी चलती है। और जो उनके बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, उन्होंने मना कर दिया कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो हर्षवर्धन जो छोटे भाई थे वो खुद गए थे अपनी बहन को बचाने के लिए। मतलब आगे की स्टोरी आपको पता होगी। और मौखरी कार में एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी आर्मी में थे एलिफेंट्स। तो ये एलिफेंट्स के लिए जाने जाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और चालुक्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। चालुक्य के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बता। अच्छा, मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ। क्या जैसे कि इन्होंने वेसर स्टाइल डेवलप करी, ठीक है, और इनके टेम्पल्स जैसे अयोल टेम्पल जो है कर्नाटका में, वो पता होना चाहिए। उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? उसके एक एग्जाम्पल है लडखान टेम्पल। लडखान टेम्पल ये भी किसने बनाए? चालुक्य ने बनाए। और एक है दुर्गा टेम्पल, जो कि एप्साइडल प्लेन पर बना हुआ है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और बात करें तो चालुक्य थे, इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर भी बनवाया। विरूपाक्ष, तो विरूपाक्ष के 2 टेम्पल हैं। जो चालुक्य ने बनवाया वो अयोल में बनाया। कहाँ पे? अयोल में। और किसने बनवाया था? ये बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने। क्वीन लोक महादेवी ने। एक और विरूपाक्ष टेम्पल है जो कि हम्पी में सिचुएटेड है, वो बनाया था विजयनगर के रूलर देवराय सेकंड ने। तो ये चीज़ आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें चालुक्य के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और चालुक्य के कैपिटल जो है, मतलब अगर लेटर चालुक्य के पूछेगा तो बादामी बोलोगे आप, वेंगी भी थी। ठीक है, और अर्लियर चालुक्य की कैपिटल क्या थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड at different trophic level, and the amount of energy stored at different trophic level in a food chain, the ratio between mass and energy flow at different trophic level in the food chain, और the ratio between energy flow at different points in a food chain। तो उससे पहले आपको फूड चेन क्या होती है? फूड चेन आप ऐसा समझो, एक साइकिल है। जैसे आप हिंदी में सुनते हैं जंगल का नियम है ना, कि जो जो सबसे मजबूत है वही जिएगा। तो जब ये साइकिल चलती है, जैसे कि सपोज मतलब कि आप यहाँ ग्राउंड लेवल से समझो कि सबसे पहले घास है, तो घास को जो है वो ग्रास ऊपर खा रहा है ना। ग्रास ऊपर को कोई इंसेक्ट खा रहा है, ठीक है, इंसेक्ट को कोई बर्ड खा रही है, और बर्ड को मान लो, बर्ड को कोई और खा रहा है, वल्चर खा रहा है, या फिर वल्चर जब मर गया तो उसको ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक चेन बन रही है। ठीक है, और हर एक दूसरा जो है एक दूसरे का खाना है, तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन। और ये मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, घास को जो भैया वो डियर भी खाता है, डियर को टाइगर भी खा सकता है, टाइगर को वल्चर भी खा सकती है। ठीक है, और ग्रास को गोट भी खा सकती है, गोट को कोई और भी खा सकता है ना। तो मतलब मल्टीपल साइकिल बनती है, इसलिए मल्टीपल फूड चेन बनती है। जब बहुत सारी फूड चेन बनती है तो उनको हम फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब। वेब तो आपको पता है मकड़ी का जाला कैसा होता है ना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसी तरह से अगर मल्टीपल फूड चेन मिलकर बन रही है तो उसको हम फूड वेब बोलेंगे। और
फूड चेन को हम पिरामिड शेप में दिखाते हैं, जैसे कि ये आप देखो, जो सबसे बॉटम लेवल पे हैं उसमें आते हैं प्रोड्यूसर, सबसे ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी को कंज्यूम नहीं करते। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं। प्रोड्यूसर जो है वो अपना खाना जो है वो सनलाइट से बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। उस पर फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उस पर फीड करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर जो होते हैं वो क्वाटरनरी होते हैं। एक डीएफसी भी होती है जिसको हम डेट्रीसस फूड चेन होते हैं, मतलब कि जब ये सब मर जाएंगे तो उन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे उसकी अलग साइकिल है, ठीक है, उसको हम डेट्रीसस फूड चेन बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हर लेवल पे 10% एनर्जी है वो लॉस होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ऊपर जाते जाते बायोमास भी डिक्रीज होता है, ये चीज़ भी आपको बतानी चाहिए। तो क्या मैंने बताया आपको, तो आपको क्या बताया मैंने, तो मैंने आपको ये बताया कि जो डिफरेंट पॉइंट्स पे फूड चेन में जो है एनर्जी फ्लो होती है, लॉस होती है, ये चीज़। तो स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यही होती है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। डेट्रीसस जो फूड चेन है उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके मतलब कि हमें स्टेप्स भी जानने को मिलते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन वगैरह कहाँ कौन सा रोल है वो सब ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डैश। तो आर्टिकल 245 से 255 जो है वो किससे डील करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इमरजेंसी से, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या ट्राइब्यूनल्स। तो आपको पता है ट्राइब्यूनल्स कहाँ पे हैं, ट्राइब्यूनल्स तो है जो आपके पार्ट नंबर 14 पे हैं, पार्ट नंबर 14A में, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 11 में क्या है, तो वो है आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो आपके कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए पार्ट नंबर किस में है, 18 में। आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल है 352 से 360 आर्टिकल, है ना। अब इनके बारे में डिस्कस कर लें, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक आपको मतलब क्या क्या है, किस में क्या क्या है, अगले पेज में बता देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी। आर्टिकल सबसे पहले 352 की बात करते हैं। 352, 356 जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा आपको, और 360। आर्टिकल 352 में है आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और 356 में है आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है, 1962 में जो वॉर हुआ था, 1965 में जो वॉर हुआ था, और एक 1976 में जो इंदिरा गांधी ने लगा दी थी ऑन दी, मतलब क्या क्या लगाई थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगा दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था आपको पता ही है, उनकी सरकार वगैरह गिर गई थी, और एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये शब्द हटा के चेंजमेंट करके आर्म रिविलियन डाला गया। और वो कौन सा अमेंडमेंट था ये आपको बताना चाहिए, तो वो था आपका 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 1978 का। वहीं हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ मोटा मोटा ये समझिए, सबसे पहली बार पंजाब में लगा, मैक्सिमम आज तक जो है वो मणिपुर में लगा है, कितनी बार लगा है, मणिपुर में 10 बार लगा है, यूपी में कितनी बार लगा है, यूपी में 9 बार लगा है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत पे नहीं लगी है, और आप समझ रहे होंगे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में बोल रहा हूँ अगर ये लगती है तो मतलब एक तरह से देश जो है वो ख़त्म, ये समझो। और उसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट से कौन कौन से आर्टिकल हैं, एक है 358 और 359। क्या बोलते हैं ये, आर्टिकल 358 बोलता है कि आर्टिकल नंबर जो 19 है वो सस्पेंड हो सकता है, हो जाएगा अगर मतलब कि आर्टिकल 358 लगा तो। और उसके अलावा जो है
अदर देन आर्टिकल 19 जो है वो कब सस्पेंड होंगे, जब आर्टिकल 359 की हम बात करें तो। और कुछ 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो वो हैं आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, वॉट एवर द सिचुएशन इज। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट डज द लूनी रिवर फ्लो। तो लूनी रिवर जो है वो किस स्टेट में फ्लो करती है? बिहार एंड वेस्ट बंगाल, आंध्रा एंड तेलंगाना, राजस्थान एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो आपको पता होना चाहिए लूनी रिवर, ठीक है, ये कहाँ फ्लो करती है? ये फ्लो करती है राजस्थान में एंड गुजरात में, और राजस्थान में ही गुम हो जाती है ये। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि अब देखो ये आपका गुजरात है और इसके ऊपर ये राजस्थान है, ऐसा समझ लो। ये यहाँ से फ्लो करती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं ये रन ऑफ कच्छ में मिल जाती हैं, लेकिन लूनी इकलौती ऐसी रिवर है जो यहीं से ओरिजिन होती है और रेगिस्तान में ही या फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वो कभी मतलब कि समुद्र से मिलती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो कहाँ से ओरिजिन होती है? तो इसका ओरिजिन जो है वो है अरावली रेंज। ठीक है, अरे चलो कर देता हूँ, अरावली रेंज। ठीक है, और कहाँ रन ऑफ कच्छ में ये नहीं मिलती, आपको पता है, समुद्र में नहीं मिलती। सेकंड बात ये है कि ये इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान की है, थार डेजर्ट की है। ठीक है, और ये एफीमरल नेचर की होती है। अब एफीमरल ये शब्द क्या है? देखो, 2 तरह की नदियाँ होती हैं। एक जो होती हैं जिनको पानी जो है वो पर्वतों से मिलता है, जो मतलब कि थ्रू आउट द मंथ जो 12 महीने होते हैं उसमें कभी नहीं सूखती। एक जो होती हैं वो मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, जिनको हम बोलते हैं एफीमरल रिवर्स। ठीक है, अगर मॉनसून आएगा, बारिश ढंग की हुई तो ये नदी जिंदा हो जाएंगी, और मॉनसून चला गया, कड़ी धूप है, तो ये नदी सूख भी सकती है। ठीक है, और अगर हम लूनी रिवर की बात कर ले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी लूनी रिवर है। ठीक है, ठीक है, और इससे सहायक जो नदियाँ हैं वो हैं झुझारी, बांदी, शुकरी, जवई, खरी, सागी। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है। देखो अब यहाँ देख देना, ये यहीं तक पहुँची है, ये आगे चल के सी में नहीं मिलेगी, अरेबियन सी में या फिर रन ऑफ कच्छ में जो है ये डिसअपियर हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी भी आपको एक बार देखनी है बस, ज़्यादा गुइयाँ, सुकारी, जवई, खरी, बांदी और जुजारी, ये सिर्फ नाम आपको देखने हैं। ठीक है, और ये जो है आपको इसका क्या बोलते हैं, एरिया पता होना चाहिए, कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च दी कौशल्य मत्रिव्या योजना इन 2022? ठीक है, कब हुई है? 2022 में, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि 5,000 रुपये देती है वुमेन को गिविंग बर्थ टू सेकेंड गर्ल चाइल्ड फॉर सेफ मदरहुड। तो ये कौन से चीफ मिनिस्टर ने या फिर किस राज्य ने ये स्कीम निकाली है? तो ये स्कीम जो है वो है छत्तीसगढ़ की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी स्कीम है। ठीक है, द्वितीय संतान यानी सेकंड जो गर्ल चाइल्ड है, सेकंड गर्ल चाइल्ड के, ठीक है, उसके जन्म पे 5,000 रुपये जो है सरकार सहायता देगी। ठीक है, कब? 2021-22 में लॉन्च हुई थी, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल थे, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, योजना से महिलाओं को गर्भ अवस्था के बाद स्वयं और बच्चों के पोषण और देखभाल में होगी सहायता, ये इसका मेन मोटिव है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ छत्तीसगढ़ ने और भी स्कीम निकाली हैं जिनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको 2 स्कीम बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि है कृषक उन्नति योजना, कृषक यानी किसान, कृषक उन्नति योजना
ठीक है। इसमें मतलब कि क्या है, किसान जो है, किसान की जो फसलें होंगी उसमें सब्सिडी मिलेगी, ये उस तरह से हेल्प करेगी। और दूसरी है, एक है मुख्यमंत्री नोनी, मैं लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण 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 सहायता योजना, सहायता योजना। ये आपको याद रखना है कि ये जो है को कंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी बेटियों के लिए है। ठीक है। इस योजना के तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर हैं, ठीक है, उनकी बेटियों की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन आप समझ लो, उसमें जो है फाइनेंशियली जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करेगी। ये इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दो योजना जो है आपको याद होनी चाहिए, मतलब मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, कौशल मातृत्व योजना। ठीक है। मतलब आप मातृत्व से ही समझ सकते हैं, जो माताएं हैं उनकी सहायता के लिए ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको हिंट मिल सकता है। बाकी ये पता चाहिए कि सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए है। ठीक है। उनके नरिशमेंट और उनके मतलब सेफ मदरहुड के लिए। ठीक है। 5,000 रुपये मिलेंगे। आगे चलते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10% और 10 डिग्री सॉरी, the rate constant become nearly dash डबल ट्रिपल वन फोर्थ या हाफ। मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब A प्लस बी बन के C बन रहा है और ये टेम्परेचर की हेल्प से हो रहा है, तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो ये जो है, ये चीज़ को आप क्या बोलते हैं, इस चीज़ को पता होना चाहिए आपको, बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब इस चीज़ को बोलते हैं कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे जो है रेट कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको रूल ऑफ थंब बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं Q10 कोफिशिएंट। ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा नियरली। ठीक है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न बता देता हूँ। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट पार्टिकल हैं, जो जैसे इस केस में जो A और B हैं, उनको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम कम लगेगी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, इसलिए जो है रेट कांस्टेंट जो है वो लगभग डबल हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड एक अरहेनियस इक्वेशन है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। ये इक्वेशन भी है। ये इक्वेशन मतलब कि अगर आपसे पूछे कि रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट जिसको हम केमिस्ट्री में K से डिनोट करते हैं, उसके बीच में और टेम्परेचर के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाता है, तो वो है ये वाली इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन। अगर मैं लिखूँ तो K इक्वल्स टू AE की पावर एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें यहाँ पे ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है उसके बीच में एक्सपोनेंशियल, समझ रहे हो, रिलेशन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी, और ये R वगैरह सब, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर की वजह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ये मतलब कि जो है बोलता है कौन, अरहेनियस इक्वेशन। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब पूछा जा सकता है। अगर ये मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, तो इसमें आप बस एक दिमाग में रखिएगा। चलते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज VD सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय द ब्रिटिश। अब आपको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि हम नॉर्मली जो है, मतलब देखो, भारत की जो आज़ादी है वो किसी एक इंसान के कंट्रीब्यूशन की वजह से नहीं आई है। ठीक है। हम भले ही मतलब कि एक दो इंसान को ही मतलब ज़्यादा वो दें, सम्मान करें, लेकिन वो हर एक की वजह से, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन की वजह से आई है। उन्हीं में से एक थे, दो ब्रदर्स थे, सावरकर ब्रदर्स। एक थे VD सावरकर, जिनका फुल नाम है विनायक दामोदर सावरकर, एक थे GD, गणेश दामोदर
सावरकर। ये दोनों भाई का कंट्रीब्यूशन बहुत ही गजब का है, इनकी स्टोरी बहुत ही गजब की है। कई लोग इनको गलत मानते हैं, कई लोग इनको सही मानते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, और इन दोनों भाइयों से रिलेटेड हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है कि इन दोनों भाइयों ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना करी। मित्र मेला, ठीक है, जिसको आगे 1904 में मर्ज कर दिया अभिनव भारत सोसाइटी से। अब ये अभिनव भारत सोसाइटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये इसलिए है, मतलब मैं आपको स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, मैं तीसरी बात समझाता हूँ। इस अभिनव भारत सोसाइटी की बहुत सी ब्रांचेस थी, उनमें से एक ब्रांच ने आगे चल के गदर पार्टी बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि, और गदर पार्टी के बारे में आपको पता ही है ना। तो कोमगाटा मारू इंसिडेंट, मतलब जो भी है मैं आपको बता दूं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब जो वी डी सावरकर थे, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भी जो है वो वी डी सावरकर ने ही दिया था। किसका कॉन्सेप्ट? हिंदू राष्ट्र का। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो कहानी है आपको पता होना चाहिए। जो वी डी सावरकर थे, इनको मर्सिलीस करके जगह है, या फिर मर्सिलीस करके जगह है, हाँ शायद, नाम मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था। किस की वजह से किया था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकी वजह से, मतलब कि ये बहुत सुर्खियों में रहा है, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में बहुत तनाव हो गया था। फ्रेंच वाले बोल रहे थे कि भाई इनको छोड़ो, ठीक है, इनको नहीं छोड़ोगे तो हम मानेंगे तुमने, मतलब तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो। समझ रहे हो, ये भाई ऐसे पर्सनालिटी थे, अगर मतलब कि बता, क्योंकि इनकी देखो, इनकी जो लाइफ है वो बहुत कंट्रोवर्सी में रही है, क्योंकि ये लगभग 25, आई थिंक 25-27 साल इनको, दोनों भाइयों को, मतलब दोनों भाई, मतलब इनको जो है स्पेशली जेल में रखा गया ब्रिटिश के द्वारा। मतलब कि ब्रिटिश इनको खतरा मानते थे। समझ रहे हो, इस पे सवाल है, मतलब इस पे मतलब लोग मतलब बहुत से तर्क ढूंढ लेते हैं, वो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, और जब इनको उसके बाद जो है वी डी सावरकर को जो है 1910 में यरवधा जेल पुणे लेके आया गया, जहाँ पे गांधी जी को भी बंद किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इनको अंडमान जेल भेजा गया। तो कब भेजा गया होगा? 1911 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं जी डी सावरकर जो हैं, इनके बारे में भी बहुत ही भाई, मतलब बहुत ज़रूरी है। आपको पता है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो जी डी सावरकर ने एक आर्म्ड अपराइजिंग जो है लीड करी थी इसके खिलाफ। ठीक है, और जब मतलब कि आपको पता है ब्रिटिश ने जो रोलट एक्ट वगैरह जो भी था, मतलब कि शक वगैरह के बेसिस पे नॉर्मली जो है जेल में डाल देते थे। तो जब इनका नाम आया तो ये पेरिस गए। ठीक है, जहाँ जो मैडम कामा थी उनके घर में रहे डिटेंशन से बचने के लिए। लेकिन 1910 में, मार्च 1910 में, मैं कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, मार्च 1910 में पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो है इनकी कहानी बहुत रोचक हो जाती है कि मतलब ये अपने दोस्त को खत लिखते थे कि मतलब कि मतलब ये बाहर, इंडिया से बाहर अरेस्ट हुए थे, तो मतलब कि कौन सी शिप कहाँ जा रही है, मतलब कि, और ज़्यादातर ये फ्रीडम की बातें लिखते थे। इनकी जो, जैसे मतलब आप भगत सिंह के बारे में आपको पता होगा, अभी मतलब कुछ टाइम पहले यूट्यूब वगैरह में उनकी जो लेटर जो है वो बहुत वायरल हुआ था कि उन्होंने ये खत लिखा था, उसके उद्देश्य वगैरह। ये भी अपने दोस्तों को खत लिखते थे, आज़ादी की बातें, ये प्लान वो प्लान, मतलब इन सब की बातें लिखते थे। और साथ साथ ये भी लिखते थे कि मतलब कि जानकारी लेने के लिए कि कौन सी शिप कहाँ से कहाँ जा रही है, ताकि मतलब कि ये भाग सकें। ठीक है, और एक टाइम ऐसा मौका बना भी, जून में इन्होंने भागने का, मार्च अप्रैल जून में इन्होंने भागने का सोचा, पर सब कुछ प्लान ऑलरेडी तय कर चुके थे, लेकिन भागे। ठीक है, सामने से दोस्त आना था, उसकी हेल्प लेके आगे जाना थे, लेकिन दोस्त किसी वजह से लेट हो गया और अलार्म बज गया और ये फिर वापस पकड़े गए। ठीक है, मतलब अगर आप कहानी सुनोगे भाई, कहानी देखोगे, कहानी पढ़ोगे, तो बहुत आपको क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ऐसा भी होता था, ये भी था, क्या बातें थी। समझ रहे हो, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, लेकिन जब तक मतलब कि वही है कि किसी की बातें सुन ली आपने, तय कर लिया कि भाई ये
मतलब एक मन में आपने विचारधारा रख ली, फिर आप उसी विचारधारा के साथ आगे आप फॉरवर्ड कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब अधूरा ज्ञान। खुद पढ़ो भाई, ठीक है, एक जगह से नहीं बहुत जगह से पढ़ो, इंटरेस्ट लो, मज़े करो, है ना भाई, सब आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा बोल दिया मैंने शायद। What is the disinvestment target of Finance Ministry for the year 2023-24? तो ये तो जीएस का कनेक्ट का क्वेश्चन है। 2023-24 में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना था, तो वो आपका था 51,000 करोड़। ठीक, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पंडावनी सिंगर उषा बर्ले was conferred with which of the following award by the Government of India Act गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023। मैं भी ज़्यादा फ्लो में निकल जाता हूँ ना। तो उषा बल्ले पंडावनी से रिलेटेड है। पंडावनी से एक और अच्छा, ये कहाँ का डांस है, पहली बात तो छत्तीसगढ़ का डांस है, छत्तीसगढ़ का डांस है। एक और है अच्छा, पंडावनी से एक और बहुत फेमस नाम है तीजन बाई, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछता है। अब पंडावनी बेसिकली जो महाभारत दर्शाते हैं, आपको पता है जितने भी क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस जो होते ज़्यादातर वो आपके जो एपिक्स हैं, आपकी जो कथाएं हैं, महागाथाएं हैं, उनको दिखाते हैं। तो ये पंडावनी जो है वो महाभारत के कथाओं को दिखाती है। ठीक है, और इससे तीजन बाई एसोसिएटेड है, उषा बल्ले एसोसिएटेड है, और इन्हीं को 2023 में मिला था पद्मश्री। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर हम एक और चीज़ बात करें, पंथी भी एक छत्तीसगढ़ का डांस है, जो बार बार पूछा जाता है कि इनसे कौन एसोसिएटेड है, तो इनसे राधे श्याम बर्ले एसोसिएटेड है, राधे श्याम बर्ले, और इनको भी पद्मश्री मिला है, लेकिन उषा बर्ले से 2 साल पहले 2021 में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और उषा बर्ले की बात करें तो ये हैं हमारी उषा बर्ले। ये फोटो आप देख लीजिए, आपको मतलब कि मेरा ऐसा मानना है कि फ़ोटो के थ्रू हम जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये फ़ोटो लगाई है। तो ये हमारी उषा बल्ले हैं, ठीक है, अवार्ड ले रही हैं प्रेसिडेंट मुर्मू से। ठीक है, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के और फोक डांस की, तो आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि कक्सर, कर्मा, सुआ, गेंडी, पंथी, पंडावनी, झूमर, झूमूर किसका है वो आपको पता होना चाहिए, झूमर अलग है, झुमेर अलग है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ फोक डांस हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि मतलब कि ये आपको याद रह सके। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारी उषा बर्ले है, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया, ईस्ट या बैक्टीरिया? अब प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये होते क्या हैं? एक्चुअली में सेल जो हैं वो हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, 2 कैटेगरी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब होता बेसिस मतलब बेस क्या है इसका, कैटेगरी का? पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ये चीज, तो इसमें हमें ट्रू न्यूक्लियस या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर देखने को मिलेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रो होते हैं बंदे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है ना। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये प्रो बंदे हैं। ये कम लैक होते हैं, इनके पास कम होते हैं, इसी में काम चला लेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वहीं प्रोकैरियोटिक सिंपल एंड स्मॉल। ठीक है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, ये चीज़ें सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस प्रोसेस की वजह से होता है, और वहीं इसमें जो होता है वो बाइनरी फिजन की वजह से होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में होते हैं। इसकी बात करें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एग्जांपल मान लो आप प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये यूकैरियोटिक सेल है।
वही हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में आपका बैक्टीरिया था, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं। एज पर मेंडलीव प्रेडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम वॉस। अब वो पता होना चाहिए कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है। पहली बात तो ये रशिया के साइंटिस्ट हैं, ये पता होना चाहिए। और इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था, कब दिया था, ये दिया था 1869 में, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे और इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल का गठन किया था, बनाया था, ठीक है। लेकिन ये मतलब इसके कुछ मतलब कि कॉन्स जो है, मतलब कि ये हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से मतलब कि ये इसका डिसएडवांटेज है। पर इनकी खास बात पता है क्या है, कुछ एलिमेंट जो है उस समय ये डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने आइडिया लगा लिया कि भाई ये एलिमेंट जो है इसका इतना एटॉमिक मास होगा, इसका इतना एटॉमिक मास होगा। आगे पीछे के लोगों के बारे में देखते हुए इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया और उनको इन्होंने नाम दिया। जैसे एक का एल्यूमिनियम दिया, एक को, एक का नाम दिया एक का बोरोन, एक का नाम दिया एक का सिलिकन, ठीक है, एक का नाम दिया एक का मैंगनीज, समझ रहे हो, मतलब न्यू एलिमेंट का नाम दे दिया, उसके आगे एक लगा दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑलरेडी था लेकिन एक नया एलिमेंट एल्यूमिनियम से रिलेटेड, ठीक है, जिसको और आगे चल के सेम चीज़ वही हुई, एक एलिमेंट फाउंड हुआ जिसका हम बोलते हैं गैलियम, ठीक है। सेम जितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से इसका एटॉमिक मास कितना निकला, 68 के आसपास। इन्होंने भी 67 पॉइंट समथिंग कुछ प्रेडिक्ट किया था, वो निकला। वैसे ही एक का बोरोन जो आगे चल के स्कैंडियम बन गया डिस्कवर होने के बाद, ये जर्मेनियम सिलिकन जो है। और मैंगनीज की बात करें तो टेक्नीशियम करके एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, एका मैंगनीज की जो स्पॉट थी उसकी भी। टेबल देख लेते हैं एक बार, ये इनका टेबल है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आपको, जर्मेनियम, ठीक, टेक्नीशियम, ठीक, ये स्पॉट इन्होंने खाली कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए। और 1869 में और क्या चीज़ हुई थी ये भी पता होनी चाहिए। 1869 में आपको पता होनी चाहिए लोथर मेयर ने भी एक ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। किसने, लोथर मेयर ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1869 में ही हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वहीं जो आप ये स्क्रैच वाला देख रहे हो ना, ये जो स्क्रैच के स्क्रैच लगे हुए हैं, ये एक्चुअली डोबरनायर के ट्राइड्स हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक ही चीज़ में, एक ही ग्राफ में दिखा रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। देखो हिंट दे दिया उन्होंने, सितार प्लेयर, फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। तो कौन है ये, हमारे हैं पंडित रवि शंकर, जो कि हैं ये हमारे पंडित रविशंकर हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली बात, ये मैयर घराने से बिलोंग करते हैं, मैयर घराने से। इनके जो गुरु थे वही इस घराने के फाउंडर थे। तो कौन थे वो थे अलाउद्दीन खान, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से रिलेटेड है। इनकी डॉटर है अनुष्का शंकर, वो सितार से रिलेटेड है। इनके जो भाई हैं उनका नाम है उदय शंकर। और उनके बारे में एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्होंने एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डांस का निर्माण किया, जिसको हम हाई डांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं ये, कब, 1999 में। और ऐसा करने वाले ये सेकंड म्यूजिशियन बने थे। पहली कौन थी, पहली हमारी थी MS सुब्बलक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ग्रामी रिसीव किया, कब, 1968 में।
ग्रैमी, और इनको अब तक 5 ग्रैमी मिल चुके हैं। किस एल्बम के लिए मिला था? वेस्ट मीट ईस्ट के लिए। ये इनकी कंपोजिशन है, ये भी बताना चाहिए। साथ साथ इनकी एक और कंपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं रागमाला, ठीक है, ये इनकी कंपोजिशन है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो है माई लाइफ माई म्यूजिक। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ठीक है। वहीं हम थोड़े से और सितार के रिलेटेड जो है ना, सितार के थोड़े और कंपोनेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि सितार की बात ही कर रहे हैं। ये सितार है, आपको पता होना चाहिए, ये सितार जो है, ये सितार है, ठीक है। अभी इनके जो शिष्य हैं ऋषभ, वो बहुत ही सेंसेशनल एक आइकन बन चुके हैं। आपने यूट्यूब वगैरह में उनके वीडियोस देखे होंगे। वो पंडित रविशंकर के ही शिष्य हैं, ठीक है। और अनुष्का शंकर कंपोनेंट की बात करें तो, ठीक है, विलायत खान, इमरान खान, निखिल बैनर्जी, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। मेरे साथ थोड़ा ये है ना भाई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, तो मैं 2 शब्द को का मतलब एक ही लाइन में खा जाऊँ, वैसा टाइप का है। अरविंद पारिक, पर धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे मैं मतलब कि धीरे धीरे मैं सीखूंगा, धीरे धीरे मैं उस रिदम में आऊँगा, उस फ्लो में, उस टोन के साथ। सही टोन किस टाइम पे स्लो बोलना है, किस टाइम पे तेज बोलना है, वो मैं सीख लूँगा धीरे धीरे, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन or committees identified the existence of legal provisions for implementation of some of the fundamental duties। तो कौन सी कमिटी है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, आप ये समझ लो, पता होना चाहिए। उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का हमें क्या पता होना चाहिए, कहाँ कौन से आर्टिकल में? 51A में है, ठीक है। यूएसएसआर से हमने बोरो करी है, नॉन जस्टिफिएबल नेचर की होती है, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके थ्रू ऐड की गई थी। और इनसे रिलेटेड एक कमेटी है जिसको हम बोलते हैं सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इन्होंने सिंह कमेटी, इन्होंने 8 रिकमेंड की थी, लेकिन भारत सरकार ने 5 ली, 5 खुद से ऐड करी, तो टोटल 10 थी, अब 11 हो गई। 11वीं वाली किस अमेंडमेंट से ऐड की है वो आपको पता होना चाहिए। और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो एक और कमेटी का नाम पक्का यह आता है, वो है जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो है, इन्होंने 1999 में ये बोला कि स्कूल के बच्चों को आप फंडामेंटल ड्यूटी सिखाएं, ठीक है। मतलब कि क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है, तो लोगों को मतलब कि उनको लगा कि अगर लोग इसका अपमान भी कर दे तो क्या ही अपमान भी कर दे किसी चीज़ का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, तो मतलब क्या ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसको लेकर कोर्ट में तो हम जा नहीं सकते। तो इन्होंने ऐसा बोला कि बच्चों को सिखाया जाए, 1999 में ऐसा बोला। और साथ साथ इनके इस कमेटी के थ्रू बहुत से एक्ट आए। वो एक्ट आपको बताना चाहिए, जैसे कि प्रिवेंशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक है, ऑनर एक्ट। ये कब आया? 1971 में। कहने का मतलब क्या है कि आप हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का अपमान नहीं कर सकते, उसके लिए एक्ट बनाया गया। अब आपको पता है कोई भी चीज़ अगर एक्ट बन जाए तो मतलब उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। आपको अपने बहुत टाइम पहले ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में रहा था कि अक्षय कुमार ने माफ़ी मांगी क्योंकि झंडा उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था या फिर सही तरीके से नहीं पकड़ा हुआ था। तो वो भी मतलब इसी के अंडर आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। क्योंकि देखो अक्षय कुमार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि इसलिए टीवी पे दिखाया गया, लेकिन नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो ये चीज़ भी मतलब कि ये इसलिए जस्टिस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया कि आप स्कूल के बच्चों को ये समझाएं, सिखाएं। और कौन कौन सा, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का,
इसके थ्रू आप मतलब कि पनिशमेंट मिल सकती है अगर आप कास्ट और रिलीजन रिलेटेड ऑफेंस करते हैं तो। एक और आता है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नाम से समझ जा रहे हैं, ठीक है, किलिंग वगैरह नहीं कर सकते आप। और एक और अब इम्पॉर्टेंट है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। पीपल एक्ट कब आया था? 1951 में। इसके थ्रू पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर उन्होंने सर्टेन ऑफेंस करे तो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि मतलब कि आपको जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में दो, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दो कमेटी के बारे में जानना है, जस्टिस वर्मा और सरदार स्वरण सिंह। इसके अलावा बाहर से और कोई कमेटी के बारे में आपको जानने को नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? तो इसके बारे में तो आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जो नैम है, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था। 5 लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब 5 फाउंडर माने जाते हैं। एक तो भारत के नेहरू जी, और इंडोनेशिया के सुकर्नो जी जो पहली बार रिपब्लिक डे पे भी आए थे भारत के, और अभी इस साल भी मेरे ख्याल से रिपब्लिक डे पे हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही आए। और एक यूगोस्लाव के प्रेसिडेंट थे, घाना के प्रेसिडेंट थे, UAE उस टाइम पे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक था शायद, उसके प्रेसिडेंट भी। ये 5 लोगों ने मिलकर इसका फॉर्मेशन किया था। और सबसे पहले जो समिट है वो हुई थी यूगोस्लाविया में, ठीक है। इंडिया ने कब होस्ट करी है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने होस्ट किया है 7th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की समिट, जो कब हुई थी? जो हुई थी 1983, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं, बस ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली वाली जो है यूगोस्लाविया में हुई है, इंडिया ने 1983 में होस्ट की है, और वो 7th थी ऑफिशियल समिट, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछना। आगे चलते हैं। गंधर्व महाविद्यालय विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मौदगल्या इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये गंधर्व महाविद्यालय? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है। आगे चलते हैं। Which of the following documents provide framework, rules and regulation for setting up public and private industries in India? तो किसने फ्रेमवर्क दिया, किसने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर यूनियन बजट? तो आप देख रहे होंगे कि ये तीनों आप पढ़ते ही एलिमिनेट कर देंगे। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए अब तक 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी हैं 1948 से 1991, और अभी तक 1991 वाली ही सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। लग रहा होगा कि 1991 वाली कब हुई होगी, लेकिन सबसे लेटेस्ट यही है, ठीक है। बात कर लेते हैं 5 की। जो पहली वाली थी, फर्स्ट वाली 1948 में हुई थी। इसके जो की फिगर हैं उनका नाम आपको बताना चाहिए। इनके हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, शायद मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने, आईपी ने भारत की इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ये आपको बताना चाहिए। और यहीं से लाइसेंस राज की स्टार्ट हुई थी, या फिर स्थापना हुई थी। लाइसेंस राज मतलब कि अगर किसी भी कंपनी को भारत में अपना फाउंडेशन रखना है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, समझ जाओ फिर, ठीक है। और इसी ने भारत की इकोनॉमी को मिक्स्ड डिक्लेयर किया था, इसी के दौरान डिक्लेयर इंडियन इकोनॉमी एज मिक्स्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें सेकंड की, तो सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1956 में आई थी। सेकंड 5 ईयर प्लान चला था उस दौरान। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको बोलते हैं, इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला गया,
क्योंकि इसने नींव रखी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, 3 शेड्यूल में, ए बी सी। ए में आपकी वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो कि जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। बी में गवर्नमेंट का प्लस प्राइवेट का कंट्रोल रहेगा, मतलब कि समझ जाओ गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, प्राइवेट का मतलब थोड़ा सहयोग रहेगा। और सी में पूरी प्राइवेट के हाथों रहेगी। इसमें आपकी आती हैं 17 इंडस्ट्रीज, जैसे कि एटॉमिक, है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारी चीज़ होंगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट में आती हैं आपकी 12, और बाकी जो बच गई हैं वो प्राइवेट में आएंगी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड 5 ईयर प्लान। वहीं हम बात करें थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, और फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, और फिफ्थ की। तो थर्ड और फोर्थ के बारे में आपको 2 चीज़ ये साल बताऊँ चाहिए, 1977 में और 1980 में। ठीक है, इसके बारे में बस एक चीज़ बताऊँ चाहिए कि थर्ड जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो इसने मौका दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कही गई। ठीक है, और फोर्थ में थोड़ा सा मतलब था एक्सटेंशन मिला थर्ड आईपी इंडस्ट्री पॉलिसी को, जब 2 एक्ट आए, एक है MRTP एक्ट और एक है फैरा एक्ट। क्या है ये आपका काम है सर्च करना, क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता रखा है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट वाली है, वो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फिफ्थ वाली आपकी 1991 में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1991 में BOP क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे फॉरेक्स अकाउंट में पैसा नहीं बचा, और हम वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने गए, हेल्प लेने गए, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए, लिबरलाइज कीजिए। ठीक है, इसकी वजह से हमें LPG रिफॉर्म्स लेके आने पड़े। और उस टाइम पे जो फाइनेंस संभाल रहे थे मनमोहन सिंह जी, इकोनॉमी को संभाला उन्होंने, और वो LPG रिफॉर्म्स लेके आए, और इसके साथ आपका जो लाइसेंस राज है वो खत्म हुआ। ठीक है, L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो जो LPG रिफॉर्म्स आए उसने इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया, साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी सहायता की। इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी स्टेबल हो पाई। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी हो, इन तीनों के बारे में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत जगह ला दिया, ये रुक लिखा हुआ है, रुक। ठीक है, इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग मे ओनली मूव फॉरवर्ड टू अनऑक्युपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पीस है, ठीक है, जो अपने से सिर्फ एक कदम आगे चल सकता है, जो अपने से आगे अगर एक जगह खाली है सिर्फ वहीं चल सकता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक चेस में जो है 16 ब्लैक होते हैं और 16 वाइट होते हैं। ठीक है, 8x8 का 8x8 का बॉक्स होता है, 8 इस साइड होते हैं। देखो यार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 64 खाने होते हैं, 64 ब्लॉक्स होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना जान लिया। अब 8x8 में आपको पता होना चाहिए कि जो पॉन जिसको हम प्यादे बोलते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, 8 ब्लैक और 8 वाइट। ठीक है, 16 में 8 प्यादे होते हैं, बाकी जो होते हैं मेन ऑफिसर समझ लो आप। ठीक, उसमें से जो 8 ऑफिसर हैं, एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी किंग क्वीन, 2 बिशप, 2 मंत्री, 2 नाइट घोड़े जो कि 2.5 चाल चलते हैं, जिसको हम L शेप्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। और रुक होता है, रुक मतलब हाथी। हाथी हाथी मतलब कि स्ट्रेट लाइन में कहीं भी चल सकता है, जैसे स्ट्रेट लाइन इन द सेंस, जैसे ये हाथी है आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कहीं भी चल सकता है,
ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे कहीं भी चल सकता है अगर खाली जगह है तो, ठीक है। टेढ़ा नहीं चल सकता। टेढ़ा जो है वो सिर्फ ये ऑफिस है, ये क्या बोलते हैं, मंदिर चल सकता है, लेकिन ये अपने ब्लॉक्स में अगर ये यहाँ टेढ़ा चलेगा, यहाँ टेढ़ा चलेगा, ठीक है। रानी जो है वो आपकी कहीं भी चल सकती है, ठीक है। ये रानी मान लो, तो ये यहाँ पे भी चल सकती है, 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 ठीक है। इतना समझ के उसके बाद जो घोड़ा होता है आपका, जो घोड़ा होता है वो ढाई चलता है। ढाई का मतलब क्या है? ढाई का मतलब ये है 1 2 ढाई, एल शेप बना रहा है ये ऐसे चल सकता है, ये ऐसे भी चल सकता है एल शेप। ये वाला घोड़ा जो है एल शेप ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो एल शेप चल सकता है, ये आपको इतना समझना है। जो प्यादे होते हैं वो सिर्फ आगे का एक खाना चल सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ चल सकता है, ये यहाँ से चल सकता है, यहाँ से यहाँ चल सकता है, तो वही पूछा गया है। तो कौन चल सकता है आपका? तो वो है आपके प्यादे यानी कि पॉन, जो फ्रंट में ओनली मूव फॉरवर्ड टू अनऑक्युपाइड स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है चेस को? नाम पता होना चाहिए, डी गुकेश वगैरह। मैं आपको नाम, चलो अभी अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे जो अचीवमेंट वगैरह है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे इन दी अक्टूबर 2022, जो कि 2022 में जिनका देहांत हो गया था 80+ की एज में, ठीक है। वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके? तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के करंट सीएम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए आदित्यनाथ। लेकिन करंट डेप्यूटी सीएम कौन है ये नहीं पता होगा आपको। कौन है वो? तो वो है आपके केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। which is the joint digital scheme initiative for employability through digital skills by National Career Service and Microsoft India? तो कौन सा इनिशिएटिव जो है वो नेशनल करियर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने दोनों ने जॉइंटली मिलके चलाया है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए? तो कौन है? आप यहाँ से सकते हैं डिजिटल स्किल्स के लिए है, तो नाम से देख रहे हैं आप डिजी सक्षम जो इनिशिएटिव है, ये नेशनल कैरियर माइक्रोसॉफ्ट नेशनल कैरियर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ देता हूँ मैं, नेशनल कैरियर सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलकर चलाया गया है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है आपका to enhance the employability of youth belonging to rural and semi-urban areas of the country by imparting digital skill required in the technology driven area। अब डिजिटल स्किल्स क्या है? जैसे कि AI, रोबोटिक्स, समझ रहे हो? इंडस्ट्री में जहाँ आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, जो डिजिटल स्किल्स हैं, ऑनलाइन स्किल्स जो हैं, या फिर डेटा को इवेल्युएट करना, डेटा एनालिस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हैं डिजिटल स्किल्स। तो जिससे आपको जॉब मिलेगी, उस चीज़ को सिखाना, उस चीज़ को मतलब कि ट्रेनिंग देना, वो इसका उद्देश्य है। आपको और क्या है आपको बताना चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू मोर देन 3 लाख यूथ इन दी फर्स्ट ईयर। ये भी एक टारगेट की तरह है, ये आपको बताना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेन चीज़ आपको बताना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये स्कीम आती है, ये इनिशिएटिव आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट से मिलकर किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मैडम मैफी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? प्राइमरली सेलिब्रेटेड, तो कौन सा जो राज्य है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है? ठीक है, मैडम मैफी, मैं आपको फोटो में शायद लगा रखी है, दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका फेस्टिवल, मैडम मैफी फेस्टिवल है ये,
ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादातर जो मेंस हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, जो मेन होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ का फेस्टिवल है? ये है आपका आसाम का फेस्टिवल। कहाँ का है? आसाम का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आसाम के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं? बिहू हो गया आपका, ठीक है, बाइको हो गया, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, अलिये लिगांग, अम्बुबाची जो कहाँ लगता है, अम्बुबाची मेला या फिर अम्बुबाची फेस्टिवल जो कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है? मजूली फेस्टिवल। या फिर रोंगकेर कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो अम्बुबाची जो है वो टेम्पल कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ सेलिब्रेट होता है। रोंगकेर जो है वो कर्बी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात कर लें अगर बाकी चीज़ों की, जैसे कि बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? बिहार में सम चकेवा ये आपको पता होना चाहिए। छठ होती है, छठ अभी आएगी दिवाली के बाद, ठीक है। और बिहुला राजगीर फेस्टिवल। और एक कैटल फेयर यानी कि जानवरों का मेला भी लगता है सोनपुर में, वो भी बिहार का ही है, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड से आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागालैंड का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? नागा ट्राइब, पता होना चाहिए। कब से कब तक? 1 से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी या रेलवे कि किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो 1 से 10 दिसंबर, ठीक है। और कौन कौन से हैं? मुआत्सू है, मुआत्सू कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? सिकरेंजी है, सिकरेंजी। और आओलियांग ये भी कहाँ के? ये भी नागालैंड के फेस्टिवल हैं। मुआत्सू को सेलिब्रेट करती है आपकी आओ ट्राइब। उड़ीसा की बात कर लें अगर हम तो कलिंग महोत्सव, ठीक है। कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क के बारे में पता नहीं चाहिए, ये भी दिसंबर में सेलिब्रेट होता है। कब से? लेकिन ये 5 दिन होता है, 1 से 5 दिसंबर, ठीक है। और राजप्रभा, रथ यात्रा, ठीक है। छऊ भी यहीं का है, ठीक है। छऊ कौन सा वाला? छऊ 3 प्रकार के हैं, पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज। जो मयूरभंज छऊ है वो आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है, मयूरभंज, ठीक है। जो पुरुलिया है वो पुरुलिया छऊ जो है वो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है। सरायकेला जो छऊ है वो झारखंड में आपका सेलिब्रेट होता है। और कौन कौन से हैं? नुआखाई और नवकालेश्वर, जिसको हम बोलते हैं न्यू लाइफ, मतलब ट्रांसलेशन इसका मतलब जो है नवकालेश्वर का, ठीक है। तो ये फेस्टिवल आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। ये मैडम मैफी है, देख लो अच्छे से, दिमाग में चढ़ा लो, अगली बार क्वेश्चन आए तो आप कर सको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर टाटा टिस्को, या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या फिर ये क्या बोलता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी? जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या है? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के, जो दोनों संभाल रही हैं। तो कौन सी है? वो है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप पता नहीं कौन संभाल रहा है। देखो गवर्नमेंट तो आपको पता चल गया, लेकिन प्राइवेट में कौन है? तो प्राइवेट में एक है बुरमा, मैं नाम सही लिख रहा हूँ या बुमरा ऑयल कंपनी लिमिटेड करके है, ठीक है। ये कंपनी है, इन दोनों का जॉइंट एक्शन, मतलब जॉइंटली ये दोनों संभाल रहे हैं, भारतीय गवर्नमेंट और ये एक नवरत्न है, ठीक है। महारत्न, नवरत्न, मुनिरत्न, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वापस आपको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन दी 10th सेंचुरी इंडिया, क्वीन डिड्डा बिकेम द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया? तो क्वीन डिड्डा जो है वो रानी बनी थी कहाँ की? देखो अब ऐसा नाम नहीं है, ये पहली बार आपने नाम नहीं सुना हो,
ठीक है, हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन ये क्वेश्चन इन्हीं के बारे में पूछता है। कहाँ की रूलर थी? ये कश्मीर की रूलर थी, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, और हिंदू रूलर थी। ठीक है, नाम आपको, नाम अब देख कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और इनको टाइटल्स मिल रखे थे, मतलब इनको विच क्वीन बोलते थे। ठीक है, और इनको कैथरीन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, कैथरीन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। और ये लास्ट रूलर थी किस ट्राइब की? लास्ट रूलर किस ट्राइब की या किस डायनेस्टी की? तो वो डायनेस्टी का नाम आपको बताना चाहिए। उसका नाम है यशकारा है, यशस्कार, ऐसे कुछ नाम है, यशस्कारा डायनेस्टी, ये इनकी डायनेस्टी थी, इसकी ये लास्ट रूलर थी। और कश्मीर से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताना चाहिए, कश्मीर से रिलेटेड जो है एक हमारे हिस्टोरियन हुए, उन्होंने एक कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक लिखी जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। वो बुक का नाम क्या है और वो हिस्टोरियन कौन थे? तो वो बुक है आपके सामने, ये राज तरंगिणी। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है काल्हान ने। ठीक है, इंग्लिश में हम काल्हन प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में कल्हण प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ये किसके ऊपर है? कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। लिख दूँ नहीं तो भूल जाओ आप, कश्मीर हिस्ट्री के बारे में है ये। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो सेशन है वो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? मज़ा आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कुछ फैक्ट अगर मैंने मिस कर दिए हों तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी मुझे बताइए। एंड हम किस तरह से इसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से जो है मतलब कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। ऐसे ही सेशन हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।